नमस्कार, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज फिर फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर में लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा, एक नई तारीख, एक नई इबारत, एक नया केस, सीधे जनता से जुड़ा, आपसे जुड़ा। तो जनाब, आज का जो हमारा यह मुकदमा है वह कास्टिंग काउच के बारे में। कास्टिंग काउच शब्द से आप बिल्कुल अनजान नहीं होंगे, आपने यह शब्द सुना होगा। बॉलीवुड के संदर्भ में यह शब्द अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने नहीं भी सुना तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं बताऊंगा कास्टिंग काउच क्या होता है और यह आज हमारे मुकदमे का विषय क्यों है। देखिए जनाब, कास्टिंग काउच बेसिकली एक नाम है जो बॉलीवुड से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता था या होता है दफ्तर में लगा एक ऐसा मजबूत बड़ा सोफ़ा जिसका इस्तेमाल सेक्सुअल फेवर लेने और देने के लिए किया जा सके। मसलन आप जॉब इंटरव्यू के लिए, आप रोल के लिए, आप मुलाकात के लिए किसी डायरेक्टर के, किसी प्रोड्यूसर के दफ्तर जाते हैं यह सोचकर कि वहाँ एक प्रोफेशनल बात होगी, व्यावसायिक बात होगी, लेकिन वहाँ आपको एक सोफ़ा मिलता है बड़ा सा उसके दफ्तर में और आपसे यह पेशकश की जाती है कि इस रोल के बदले, इस जॉब के बदले आपको सेक्सुअल फेवर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यह जो प्रक्रिया है इसी को कास्टिंग काउच के नाम से बॉलीवुड में जाना जाता है। अब आप कहेंगे कास्टिंग काउच जहां दो लोगों की मर्जी है, फोर्स नहीं है, कानून क्या कर सकता है? जी जनाब, यही बात आज के इस एपिसोड का विषय है कि दो एडल्ट कंसेंटिंग लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए इस तरह का संबंध बनाते हैं, उसमें कानून कहाँ आता है। लेकिन मेरा सवाल जो कास्टिंग काउच के बारे में है, मी टू मूवमेंट भी चला, आपने देखा बहुत सारी महिलाएं सामने आईं और उन्होंने बहुत सारे दिग्गज लोगों पे आरोप लगाए, कार्रवाई भी हुई, त्यागपत्र भी हुए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज जो मैं विषय और जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, खास करके इस वक्त एक बहस और छिड़ी हुई है ज्योति मौर्य प्रकरण, जिसमें बार बार उंगली कुछ लोगों द्वारा मर्दों पे उठाया जा रहा है, कुछ लोगों द्वारा औरतों पे उठाया जा रहा है। तो कास्टिंग काउच की प्रक्रिया में भी अक्सर यही देखा गया है, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, केस भी हुए हैं, जजमेंट भी आए हैं कि वहाँ पे अन्याय करने वाला पुरुष होता है और जो विक्टिम होती है, जिसके साथ अन्याय होता है, वो महिला होती है। लेकिन आज का हमारे इस मुकदमे का विषय थोड़ा सा अलग है। हम आज इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि ऐसा अगर मर्द के साथ हो तो यह सार्वभौमिक सत्य है कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में बहुत सारे कानून हैं और उसमें से एक रेप कानून है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ किसी तरह का संबंध बनाया जाता है तो वह बलात्कार कहलाता है और वह रेप कहलाता है और उसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट पोजीशंस हैं। उसी दायरे में कास्टिंग काउच भी आता है। अगर महिला कहती है कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई तो कास्टिंग काउच का मुकदमा बलात्कार के मुकदमे के तौर पर लिखा जाता है और उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है और उसी तरह से और साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसमें संगीन धाराएं जोड़ दी जाती हैं और सामने वाले व्यक्ति को सज़ा होती है। लेकिन अगर एक इसके दूसरे पक्ष को या दूसरे पहलू को हम देखें या समझने की कोशिश करें कि अगर एक महिला यह पेशकश एक पुरुष को करती है, इस वक्त डोमिनेंट पोजीशन में महिला है, पुरुष बॉलीवुड में संघर्ष कर रहा है या जहां भी उसको
संघर्ष कर रहा है और फेवर देने वाली जो शख्सियत है वो एक महिला है और वह इस तरह का पेशकश पुरुष के सामने करती है कि अगर तुम्हें यह लीड रोल चाहिए, अगर तुम्हें यह नौकरी चाहिए, अगर तुम्हें यह बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आदि आदि, तो तुम्हें मुझे सेक्सुअली प्लीज करना पड़ेगा। पुरुष ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन वह मजबूर है और उसको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब वह न्याय चाहता है, तो क्या होगा? तीसरी परिस्थिति वह है जहां एक पुरुष दूसरे पुरुष को कहता है कि इस जॉब, इस नौकरी, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम्हें मुझे सेक्सुअल फेवर करना पड़ेगा। तो वो पुरुष कहाँ जाए? अब आप हो सकता है जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन बटन को भी दबा लें। और अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कहेंगे, देखिए वकील साहब, प्रथम दृष्टया तो पहला मामला तो ठीक है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, कास्टिंग काउच की वो विक्टिम है, हम आए दिन ये खबरें पढ़ते रहते हैं, सजाएं भी मिलती हैं, कानून भी अपना काम करता है। लेकिन ये मर्दों के साथ स्त्रियां बलात्कार करें, हमने तो नहीं सुना, हमने तो नहीं देखा। मर्द मर्द के साथ बलात्कार करे, बड़ा रेयर है साहब। तो जनाब, अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रणवीर सिंह ने यह आरोप लगाया कि वो इस तरह के प्रकरण के विक्टिम रहे हैं। आयुष्मान खुराना ने यह आरोप लगाया और नाम जानना चाहते हैं? हर्षवर्धन राणे ने यह आरोप लगाया, राजीव खंडेलवाल ने यह आरोप लगाया। अब आपको और कितने प्रमाण दूं? बॉलीवुड के ये नामी गरामी सितारे हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तो इसमें वो दोनों तरह के, और तो और छोड़िए, हमारे सांसद महोदय रवि किशन, जाना माना स्टार, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको महिला ने एक रोल देने के लिए पेशकश की कि तुम्हें यह रोल चाहिए तो मेरे घर आके रात में कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। अब ये कॉफ़ी दूसरी वाली कॉफ़ी थी, जैसा रवि किशन साहब कह रहे। तो जनाब, ये बात तो मैं प्रमाणित कर दिया आप कि यह घटना इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, महिला या पुरुष, महिला के साथ होती है, मानने को तैयार हो जाते हैं, पुरुष के साथ भी हो सकती है, हो रही है। इस बात को तो मैंने निसंदेह प्रमाणित कर दिया यहां तक आपके केस में। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें स्थिति क्या है। मैं कानूनी पहलू पे आऊँ, कानूनी विषय पे आऊँ, उसके पहले मैं बता दूं कि बॉलीवुड के दिग्गज या अन्य क्षेत्रों के दिग्गज इस बारे में क्या कहते हैं। जहाँ तक मैंने आपसे यह भी कह दिया, प्रमाणित कर दिया कि इस बात में अब कोई मत भिन्नता नहीं है कि अपराध सिर्फ औरत के साथ हो सकता है। जी नहीं जनाब, अपराध का विक्टिम मर्द भी हो सकता है और अपराध औरत के द्वारा भी किया जा सकता है। अपराध मर्द के खिलाफ हो सकता है और अपराधी इस बार फिर एक मर्द भी हो सकता है, एक पुरुष हो सकता है। इस बात को प्रमाणित कर दिया। तो अब इसके बारे में जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं वो क्या विचार रखते हैं। तो देखिए, एक जानी मानी बॉलीवुड हस्ती हैं सरोज खान, वो कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच की इस घटना को, चाहे वो मर्द के साथ हो चाहे औरत के साथ हो, जस्टिफाई करती हुई नज़र आती हैं। शायद उनका भी अपना अनुभव बहुत अच्छा नहीं है, कड़वा है, और वो दिल से बोलती हैं। कानून और मॉरलिटी और इमोरलिटी को वो ताक पे रख देती हैं, और जब वो बात करती हैं तो दिल से करती हैं। इसलिए अपने अनुभव के आधार पर वो कहती हैं कि यह एक वास्तविकता है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री तो ऐसे ही चलती है, और इंडस्ट्री का यही नॉर्म है। अगर आपको जमता है तो यहाँ आइए, नहीं जमता है तो मत आइए। ये है सरोज खान जी का कहना। वो तो यहाँ तक कहती हैं कि हम तो बाकी लोगों से बेहतर हैं, जहाँ कम से कम रेप करके सड़कों पे तो नहीं फेंक दिया जाता, छोड़ तो नहीं दिया जाता। यहाँ कम से कम
कास्टिंग काउच के बाद जो ऑफर है, जो प्रॉमिस है, वो तो पूरा किया जाता है, रोल तो दे दिया जाता है, तो इतनी हाय तौबा क्यों? ये सरोज खान जी का कहना है। देखिए, तल्ख सच्चाई है, हमें पचाना मुश्किल होगा जो सरोज खान जी कह रही हैं, लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए इस साफ गोई से बात करने के लिए जो सरोज खान जी कह रही हैं कि पूरी इंडस्ट्री की वास्तविकता तो हमारे चाहने ना चाहने से न बदलेगी। तो बदल क्या सकता है? वो बदल ये सकता है कि अगर हमें इंडस्ट्री का यह नॉर्म स्वीकार्य नहीं है तो हम यहाँ कदम ही ना रखें, हम यहाँ आए ही ना। एक पक्ष है ये, और ऐसा नहीं है कि सरोज खान जी इस तरह की राग या सुर अकेले आलाप ले रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू, वो भी कहीं ना कहीं सरोज खान जी के साथ स्वर से स्वर मिलाते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि इसमें नया क्या है, ये तो बरसों से चला आ रहा है, यू प्लीज मी आई प्लीज यू। ये तो बड़ा आसान सा शॉर्टकट फॉर्मूला है जीवन में आगे बढ़ने का, लोग करते हैं, हो रहा है। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता बिहारी बाबू कह रहे हैं, और वो भी कहते हैं ये कोई बॉलीवुड तक सीमित थोड़ी है, ये तो राजनीति में भी है, तो पॉलिटिक्स में भी है, ये तो संसद में भी है। तमाम तरह के पॉलिटिक्स में फेवर लेने और देने के लिए इस तरह के प्रपोजल सामान्य हैं, दिए और लिए जाते हैं, लोग करते हैं। और उनके स्वर में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जानी मानी नेत्री, तेज तर्रार, बड़ा चेहरा, बड़ी शख्सियत रेणुका चौधरी जी भी यही कहती नजर आती हैं संसद में। तो यह तो है कास्टिंग काउच, मर्द का रेप होना, मर्द का औरत के द्वारा रेप किया जाना के सवाल पर दिग्गजों के जवाब या उनके अपने विचार। फोर्स ही सुप्रीम लॉ इन विचारों से सहमत या इनका समर्थन कहीं नहीं करता है, लेकिन जो बात है वो समाज तक लाने का काम फोर्स ही सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का ये कानूनी एपिसोड कर रहा है। तो आइए जनाब, हम अब इसके कानूनी दांव पेच को समझें। जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, जो आईपीसी है, जो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीड्योर्स है, जो सीआरपीसी है, वह इसके बारे में क्या कहती है। तो जहाँ तक भारतीय कानून का सवाल है, एज फार एज द इंडियन लॉज आर कंसर्न, एक चीज़ बहुत क्लियर है, भारतीय कानून इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि एक महिला भी किसी का रेप कर सकती है, अर्थात पुरुष का भी रेप हो सकता है। यह भारतीय कानून की परिकल्पना से परे है जनाब। बहुत हद तक, बहुत बारीकी से कानून को जाकर के देखा जाए तो वो इतना सा डाइल्यूट अपने को करते हुए नज़र आते हैं कि पुरुष के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको सोडोमाइज्ड किया जा सकता है, उसको किसी तरह के नशे के हालत में ला करके उसके साथ कुछ इस तरह की हरकत की जा सकती है, लेकिन फिर भी उसको रेप नहीं माना जाएगा और उसको आईपीसी सेक्शन 377 में कवर करता हुआ नज़र आता है या कवर करता है। वो कहता है कि एट द मोस्ट दे कैन बी बुक्ड फॉर सेक्सुअल असल्ट ऑफ फोर्स्ड अननेचुरल सेक्स। मैक्सिमम मर्द के साथ अगर ये कोई घटना होती है तो सेक्शन 377 में फोर्स्ड सेक्सुअल असल्ट का क्राइम बनाया जा सकता है, अननेचुरल सेक्स दिखाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक चैलेंज आ गया 2018 में। मर्द और मर्द के बीच में इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी 2018 से पहले क्रिमिनल एक्ट थी, लेकिन 2018 के अमेंडमेंट के बाद 377 डीक्रिमिनलाइज हो गया। तो अब एक सवाल है कि अगर ऐसी घटना हो तो किस सेक्शन में अपराध दर्ज हो। मैं प्रयास करूंगा इस सवाल का जवाब देने का और बारीकी से जाऊंगा
अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये वीडियो, लग रहा है कि मैं विषय तक पहुंच पा रहा हूं, एक नया सवाल आप लोगों तक लेके आ रहा हूं, एक नई जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, तो थम्स अप दीजिए, कुछ सुपर थैंक्स दीजिए। आपके आर्थिक सहयोग से ही यह चैनल चल पाता है। तो आइए देखते हैं कि जब ये डिक्रिमिनलाइज्ड हो गया तो अब क्या प्रावधान है। फिर से मैं वही सवाल दोहराता हूं कि कैन वोमेन बी चार्ज्ड विथ रेप? क्या महिला के खिलाफ भी बलात्कार का अपराध चलाया जा सकता है? तो इस बात को समझने के लिए आइए केस का उदाहरण लेते हैं। इस केस का टाइटल जो है वह है, या प्रिया पटेल के नाम से यह केस फेमस है। प्रिया पटेल और भानु प्रताप पटेल हस्बैंड और वाइफ हैं। एक महिला पति और पत्नी दोनों पर रेप का मुकदमा दर्ज कराती है। उसका आरोप है कि भानु प्रताप पटेल उसके साथ रेप करता है। प्रिया को इस पूरी चीज़ की जानकारी है। जब यह घटना हो रही होती है तो प्रिया कमरे के अंदर भी आती है, जो कि भानु प्रताप पटेल की पत्नी है, एक महिला है। एक महिला के साथ दुराचार का प्रयास एक पुरुष कर रहा है, और बजाय उसको मदद करने के, उसको बचाने के, उसके गुहार लगाए जाने के बाद कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, आप मेरी मदद करिए, प्रिया पटेल कमरे को बाहर से बंद कर देती है और चली जाती है और यह अपराध होने देती है। तो जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें दोनों को अपराधी बनाया जाता है। भानु प्रताप पटेल पे ऑफकोर्स 376 बलात्कार का मुकदमा, और प्रिया के ऊपर भी एक चार्ज लगता है 376 सेक्शन 2 सब सेक्शन जी, जहाँ पे यह कहा गया कि ठीक है महिला का बलात्कार नहीं कर सकती, लेकिन इंटेंशन तो उसका हो सकता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट तो हो सकती है, वो फैसिलिटेट तो कर सकती है, वो अपराध की सहयोगी तो हो सकती है, अपराध होने देने में उसकी भूमिका तो हो सकती है। तो इसलिए इस मुकदमे में प्रिया पटेल को भी अपराधी बनाया गया, और जो सेक्शन लगाया गया वो लगाया गया 376 सब सेक्शन 2 अंडर सब सेक्शन जी। अक्सर ये 376 सब सेक्शन 2 गैंग रेप का सेक्शन हो जाता है, जहाँ एक से ज़्यादा पुरुष महिला के साथ गलत काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर गैंग रेप तो था नहीं, एक पुरुष था और एक महिला थी। फिर भी इंटेंशन को आधार बनाकर 376 सब सेक्शन 2 लगाया गया। लेकिन जब यह मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि एक महिला का इंटेंशन किसी महिला का बलात्कार करना हो सकता है। कृत्य तो छोड़ दीजिए, एक्ट तो छोड़ दीजिए, वहाँ तक जाइए ही नहीं, इंटेंशन पे भी कोर्ट को डाउट है कि महिला के बारे में ऐसा सोच सकती है, और रिजेक्ट कर दिया कि प्रिया पटेल इस केस में दोषी नहीं है और महिला के साथ बलात्कार करने का इंटेंशन हो नहीं सकता। तो 376 सब सेक्शन 2 लाई करता नहीं है, 376 तो आउटराइट लाई नहीं करता है। और एक जो आज लॉ में स्टैंड है वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास है कि महिला का बलात्कार नहीं कर सकती और महिला के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने जब यह फैसला दिया तो आइए हम उसकी विवेचना करते हैं। उसने क्या स्टैंड लिया? उसने कहा कि देखिए, जहाँ तक 376 को पढ़ा जाए, अगर बेयर मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं एक एक सेक्शन पढ़ के आपको बताता। कोर्ट करता है यहाँ पे, तो कहता है कि 376 इज़ वेरी क्लियर, जो कहता है रेप कैन ओनली बी कमिटेड बाय ए मैन शब्द का प्रयोग है 376 के आईपीसी में, तो स्पष्ट हो गया। अब उसको एक्सटेंड कैसे करें, एक्सपेंड कैसे करें? उसमें महिला है ही नहीं 376 में, अगर हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं या करवा रहे हैं। अब आइए 376 सब सेक्शन 2, मैंने कहा ये गैंग रेप, जहाँ 1 से 2 लोग मैन हैं, बट यहाँ भी अगर हम बारीकी से इस सेक्शन को पढ़ें तो ये कहता है ए मैन, एक व्यक्ति, एक पुरुष
अब अगर इसका इंटेंशन होता कि नहीं, इसमें एड, एबेट, फैसिलिटेट करने का काम महिला भी कर सकती है, तो सेक्शन कह रहा होता ए पर्सन, बट इट इज नॉट हियर ए पर्सन, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर इट इज ए मैन। तो यहां से भी हम निकल गए। अब आप आइए 375 में बात पर्सन की गई है, तो वहां पे तो समझ में आता है कि कानून के जो निर्माता थे वो चीज़ों को जेंडर न्यूट्रल रखना चाहते थे। लेकिन 376 में हम जैसे ही आते हैं, उसके सबसेक्शन 2 या जी को देखते हैं, तो वहां पे फिर मैन की चर्चा हो जाती है, पर्सन है नहीं, जिससे ये बिल्कुल क्लियर है कि लॉ मेकर्स जो थे, जो कानून को बनाने वाले थे, वो कहीं ना कहीं समाज की तल्ख सच्चाइयों को समझते थे। इसलिए यहाँ तक आते आते वो पर्सन की बात करने लगते हैं, न कि मैन तक सीमित रहते हैं। इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर दूं, 376 मैन की बात करता है, 375 जो है वह भी मैन की बात करता है, लेकिन 376 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन जी में आते आते वो पर्सन तक पहुंच जाता है। जिससे ये अलग बात है कि कोर्ट ने प्रिया पटेल में इस दलील को नहीं माना, इसको खारिज कर दिया, मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन अब हम कानून की विवेचना कर रहे हैं, तो विवेचना में जब मैन और पर्सन को मैं लेके आगे बढ़ता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिया पटेल जजमेंट, बट मैं दूसरा तर्क दे रहा हूं कि यहां पर अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो यहां पे पर्सन शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंटेंट जो है लॉ मेकर का, वो इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का है। कोर्ट भले अभी उसको उस तरह से संज्ञान नहीं ले पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, लेकिन ये मैं इंटेंट की बात कर रहा हूं। और यहीं पे एक सवाल उठ जाता है कि जब अब समाज की तल्ख सच्चाइयाँ बदल चुकी हैं, हम देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग, शख्सियत बोल रहे हैं कि देखिए, जो रेप है वो महिला तक सीमित नहीं है, रेप पुरुष के साथ भी हो सकता है, महिला के द्वारा किया जा सकता है, पुरुष के द्वारा पुरुष पे रेप किया जा सकता है। जो समाज की तल्ख सच्चाइयाँ हैं कि महिला भी महिला का रेप करवाने में सहभागी हो सकती हैं, फैसिलिटेटर हो सकती हैं, उनका भी सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती हैं, तो आखिर रेप का मुकदमा महिला पे चले क्यों नहीं दोनों ही स्थितियों में? यह सवाल है जिसका जवाब भारतीय कानून को, भारतीय अदालतों को ढूंढना पड़ेगा। अभी इस पे स्पष्टता नहीं है। दो बातें जो स्पष्ट तौर पर कही जा सकती हैं आज की तारीख में, आज की इबारत में, आज के दिन, वह स्पष्ट है कि रेप का जो भारतीय कानून है वह आउटडेटेड हो चुका है, वह एक्सपायर हो चुका है। उसमें परिवर्तन की, रद्दोबदल की तत्काल प्रभाव से ज़रूरत है। और जो दूसरी बात स्पष्ट है वह यह है कि अपराध की सज़ा, अपराधी की पहचान कृत्य पे होनी चाहिए, न कि जेंडर पर। रेप का कानून उन तमाम कानूनों में से पहला कानून है जिसको जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और जो दशकों पुराना, बरसों पुराना, सैकड़ों साल पुराना कॉन्सेप्ट रेप के बारे में चला आ रहा है कि सिर्फ महिला ही इसकी विक्टिम हो सकती है, उस सोच में वो जो हमारा प्रतात्मक समाज है, जो पुरुष प्रधान समाज है, उसकी जो वह सोच है, डोमिनेंट सोच, उसमें बदलाव की तत्काल प्रभाव से अविलंब ज़रूरत है। दुनिया के तमाम मुल्क, दुनिया के तमाम देश बदली हुई परिस्थितियों में अपने रेप कानूनों में
बदलाव कर चुके हैं और वो कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन भारत आज भी उसी पुरानी परिपाटी पर चल रहा है। कम से कम इस कानून के दायरे में, इस कानून के सवाल पर, और जो भारत का रेप कानून है, इवन जब हम महिला के संदर्भ में देखें तो वह बड़ा दयनीय है। वो रेप तब तक नहीं मानता जब तक कि यह प्रमाणित नहीं हो जाए कि वैजिनल पेनिट्रेशन बाय ए मैन वाज कंप्लीट। वैजिनल पेनिट्रेशन हुआ था, सीमन के धब्बे पाए गए, सीमेंस मिला। इसीलिए जब इस तरह के फैसले आते हैं कि स्किन टू स्किन टच रेप नहीं है, बड़ा हंगामा मचता है। लेकिन कसूर उस जज का नहीं है जिसने यह फैसला लिखा या दिया, कसूर आईपीसी में है, जो रेप के बारे में दो स्पष्ट धारणाओं पर बेस्ड है। वन, रेप कैन बी ओनली कमिटेड बाय मैन, पुरुष ही बलात्कार कर सकता है। और दूसरा, वैजिनल पेनिट्रेशन। ये दो एक्ट जब मिलेंगे, प्रमाणित होंगे, तभी रेप होगा। 376 के मुकदमे में जज सजा दे पाएगा। इसलिए गुस्सा उस न्याय मूर्ति पे ना निकालें। गुस्सा निकालना है तो आईपीसी पे निकालें और इसमें बदलाव की मांग करें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय पर, बहुत सेंसिटिव विषय पर मैं फिर लेकर आऊँगा। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर का नया कानूनी एपिसोड। सत्यमेव जयते। जय भारत, जय संविधान।